नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक के तरीके, या कह लीजिए एक का ज्ञान, यह उसका 26वां सत्र है जो कि फरवरी 17 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब के द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप जान भी सकते हैं, मान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज या नकार भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो कि एक अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक और बात कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सबके लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। और साथ ही साथ यह भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति इस एक के कानून की किताब को अपनी भाषा में परिवर्तित करके दूसरों से साझा करना चाहे तो वह भी ऐसा कर सकता है, और यदि इसे अपने किसी चैनल पर चलाना चाहे तो भी वैसा कर सकता है, क्योंकि यह उसकी फ्री विल ही है। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। मैं यह मान रहा हूं कि हम इस सत्र को आगे जारी रख सकते हैं। हम इस चक्र जिसमें हम अभी हैं उसके पिछले 3000 वर्षों के बारे में यदि बात करें तो मैं सोच रहा था कि क्या एक के कानून को लिखित या मौखिक रूप से उपलब्ध कराया गया था जैसा कि हम इस समय कर रहे हैं। क्या यह किसी अन्य स्रोत या सोर्स में उपलब्ध है? तो दोस्तों डॉन यहाँ पर कह रहे हैं क्या लॉ ऑफ वन पहले किसी तरीके से किसी को बताई गई है पिछले 3000 साल में? तो रा कहते हैं इस घनत्वता में एक के कानून के पूरे ज्ञान को देना संभव नहीं है। हालांकि ऐसे कई लेख हैं जिसे आप पवित्र ग्रंथ कहते हैं, इनमें इस कानून के कुछ अंश आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों हम सभी के जितने भी हैं ना, हम जो भी कोई भी किसी भी धर्म का हो, हम सभी के उसमें एक के कानून की कुछ बातें तो हैं ही। अब जैसे कि आप किसी भी धर्म को उठा के देख लो, उसमें एक की बात तो कही गई है ना कि भाई वो जो भी है वो एक ही है, जो भी है वो एक ही है। अब आप किसी भी धर्म का देख लो, हम किसी एक धर्म के बारे में बात नहीं करेंगे वरना फिर हमें पता है ना इस धरती पे होता क्या है कि किसी एक की बात कर दो तो दूसरा यूं कहने लग जाता है मेरे बारे में तो बात की नहीं। तो दोस्तों हम वो नहीं करेंगे, ठीक है। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। क्या जिसे हम बाइबल के नाम से जानते हैं उसमें इस कानून के कुछ अंश हैं? तो रा कहते हैं हाँ यह सही है। तो डॉन कहते हैं क्या आप बता सकते हैं कि पुराने टेस्टामेंट में एक के कानून के बारे में जिक्र है? तो रा कहते हैं हाँ यह सही है। तो डॉन कहते हैं पुराने तथा नए टेस्टामेंट में से किसमें ज़्यादा एक के कानून के बारे में बताया गया है? तो रा कहते हैं यदि हम दोनों संस्करण की तुलना करें तो जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं उनमें एक के कानून का अंश लगभग बराबर ही है। हालांकि तथाकथित पुराने टेस्टामेंट में बड़ी मात्रा में नकारात्मक रूप से प्रभावित जानकारियां हैं, यानी कि वहां पर ओराइन ने अपनी इन्फिल्ट्रेशन की हुई है। तो आगे डॉन कहते हैं क्या आप बता सकते हैं कि ओरियन समूह ने दोनों पुराने और नए टेस्टामेंट को कितना प्रतिशत प्रभावित किया है? तो रा कहते हैं हम चाहेंगे कि यह उन लोगों की समझदारी या विवेक पर छोड़ दिया जाए जो एक के कानून की तलाश कर रहे हैं। हम निर्णय सुनाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, वह हमारा काम नहीं है। इस तरह के बयानों को उन लोगों से समझना चाहिए जो इस पुस्तक को निर्णय के रूप में पढ़ सकते हैं, यानी आलोचनात्मक जजमेंटल हो सकते हैं। हम केवल यह सुझाव दे सकते हैं कि आप इन पुस्तकों को सावधानी पूर्वक पढ़ें तथा इसका सार खुद ही समझें। आपको स्वयं इसकी समझदारी स्पष्ट हो जाएगी, यानी कि आप खुद ही समझ जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर रा की एक समझदारी देखने को मिली है कि जब डॉन ने पूछा कि आप हमें बता सकते हैं इसके अंदर कितना है जो ओराइन ने कर रखा है, कितना है ये इसने कर रखा है या किसी ने भी कर रखा है, तो उन्होंने इस बात को एक तरीके से जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं, तुम देख लो इसके अंदर तुम्हारी आज़ादी का उल्लंघन कहाँ कहाँ हो रहा है। या किसी भी किताब को तुम उठा के देख लेना, जो भी तुम्हारी किताबें हैं उनको उठा के देख लेना कि तुम्हारी आज़ादी का उल्लंघन कहाँ कहाँ हो रखा है। कहाँ कहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि तू ऐसा कर या ऐसा ना कर, यानी कोई एक चीज़ लिखी हो जिसमें ये कहो कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए या नहीं नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जहाँ जहाँ पर ऐसा होगा ना तुम्हें खुद समझ जाना चाहिए कि तुम्हारी आज़ादी का उल्लंघन हो गया है। तो खैर आगे डॉन कहते हैं क्या रा ने इस शताब्दी में पिछले 80 वर्षों में हमारे किसी भी लोगों के साथ संपर्क किया है? तो रा कहते हैं हमने कोई संपर्क नहीं किया है। तो आगे डॉन कहते हैं क्या हमारे लोगों में से किसी भी इकाई का संपर्क पिछले 80 वर्षों के भीतर किसी अन्य स्रोत द्वारा
एक के कानून से हुआ है, यानी कि किसी अन्य स्रोत से एक के कानून का ज्ञान मिला है? तो रा कहते हैं एक के तरीकों को शायद ही फैलाया गया होगा। हालांकि जैसे कि आप समय को नापते हैं, पिछले 80 वर्षों में यह घटना दुर्लभ यानी रेयर ही है। जैसे जैसे आप चौथी घनत्वता की कटाई की तरफ जा रहे हैं, आपका संपर्क कई चौथी घनत्वता की इकाइयों के साथ हुआ है। उनसे आपने सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रेम और समझदारी के तरीके सीखे हैं। अन्य शिक्षाएं उन लोगों के लिए आरक्षित हैं जिनके समझदारी की गहराई इस तरह के संपर्क को आकर्षित तथा उसकी सिफारिश करेंगी। यानी कि वे लोग जो सीखने के लिए समर्पित हैं तथा उनकी समझदारी गहरी है, उन्हें ही आगे का ज्ञान दिया जाता है। तो दोस्तों आप ये सोच लो, जब ये लॉ ऑफ वन ही इतना इतना हैवी मटेरियल है, तो आगे की जो जानकारी होगी, मतलब रा कह रहे हैं कि ये तो लॉ ऑफ वन का बेसिक है जो हम तुम लोगों को बता रहे हैं। इसका जो अगर तुम इसके कोर में घुस गए तो ये बहुत बड़ा ज्ञान है। तो कह रहे इसकी जानकारी हम केवल उन लोगों को दे सकते हैं जो कि इस लर्निंग के लिए अपने आप को रेडी कर चुके हो कि नहीं हमें अब और जानना है आगे, अब हमें और जानना है, इस एक के ज्ञान, इस एक के तरीके को और अच्छे से समझना है। और यहां पर उन्होंने कहा चौथी घनत्वता के इकाइयों के साथ, यानी चौथी घनत्वता के कन्फेडरेशन के मेंबर्स के साथ आप लोगों के कॉन्टैक्ट्स हुए हैं और उन्होंने आपको यूनिवर्सल लव और अंडरस्टैंडिंग के तरीके समझाए हुए हैं। तो ये जो तरीके हैं ना, ये आपको वॉइसेस ऑफ कन्फेडरेशन इनकी एक बुक है, उसके अंदर आपको मिल जाएगी। अगर आप देखोगे तो उसके अंदर जितनी चैनलिंग हुई है ना, वो सारी की सारी पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये फोर्थ डेंसिटी की वो है अंडरस्टैंडिंग, ये सिक्स्थ डेंसिटी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है। क्योंकि राज इस लेवल पे है ना, उनको पता है कि कहाँ पे आज़ादी का उल्लंघन हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। लेकिन फोर्थ डेंसिटी में जाके क्योंकि सीख रहे होते हैं ना, तो उनको शायद इतना पता नहीं होता कि कहाँ आज़ादी का उल्लंघन हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा। लेकिन फिर भी समझदारी और यूनिवर्सल लव उनके अंदर बहुत होता है। तो खैर आगे डॉन कहते हैं, क्या महासंघ ने इस अंतिम मेजर चक्र के बीच बीच में कुछ समय के अंतराल पर पृथ्वी ग्रह की मदद के लिए कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया? ऐसा लगता है कि उन्होंने ये पिछले डाटा की मदद से किया, खासकर औद्योगिक क्रांति के साथ यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ। क्या आप मुझे आगे कदम बढ़ाने के पीछे का मनोभाव यानी एटीट्यूड तथा तर्क यानी रीजनिंग बता सकते हैं? क्या इसके अलावा कोई और कारण है कि इस चक्र के पिछले 100 वर्षों में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फुर्सत मिले ताकि उन्हें इस बारे में सोचने का समय मिले? क्या यही इसका कुल कारण है? तो दोस्तों देखो, यहाँ पर जो सवाल किया है ना, वो कह रहे हैं कि भाई क्या पिछली इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके कन्फेडरेशन ने किसी तरीके से कोशिश की है हमारे लोगों की मदद करने की? और खास करके उस टाइम पर जब ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, मतलब जो स्टार्टिंग में जब इंडस्ट्रीज और ये सारी चीज़ें बननी शुरू हुई थी। और उन्होंने ये भी पूछा कि आप हमें इसके पीछे का जो रीज़न है आपका और जो एटीट्यूड है कि हम लोग आगे बढ़ें, हम लोग आगे निरंतर आगे बढ़ते चलें, इसका अपना रीज़न बता सकते हो आप लोग? और तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कहा है कि पिछले 100 वर्षों में, मतलब आगे के जो 100 वर्ष होने वाले हैं, पिछले नहीं आगे के, तो क्या, क्योंकि जब ये 1981 में हुई तो इन्होंने अगले 100 वर्षों के लिए इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की थी। तो वो कहने लगे कि क्या अगले 100 वर्षों को दिमाग में रखते हुए क्या आपने इस तरीके का काम किया है? क्या यही उसका रीज़न है? तो रा कहते हैं यह इसका कुल कारण नहीं है। लगभग 200 वर्ष पूर्व काफ़ी मात्रा में ऐसे इकाइयों को भेजा गया जो कि वरिष्ठ सीनियरिटी होने के नाते सीखने सिखाने के लिए उन्होंने अवतार लिया था, और वह उन लोगों को भी सीखने सिखाने आए थे जो कि इस प्रक्रिया के बारे में कम जागरूक थे। यह हमारी तरफ से संकेत था कि अब इस तरह के लोग जो इस ज्ञान में आपसे वरिष्ठ हैं आपको सीखने सिखाने धरती पर आते रहेंगे। आपके बीच आने वाले घुमक्कड़ों ने यानी वॉन्डरर्स ने सबसे पहले यह महसूस किया है कि लोगों को स्वतंत्र इच्छा की सुझाव या विचार देने की आवश्यकता है। आगे आने वाले घुमक्कड़ों के लिए यह शर्त थी कि और विशिष्ट तरीके की जानकारियों को दे सकें। विचार को क्रिया यानी एक्शन से पहले होना चाहिए। तो दोस्तों कितनी इंपॉर्टेंट बात की है रा ने यहाँ पे। रा ने कहा है कि देखो पहले के जो 200 साल थे ना, उसमें तो जो लोग सीनियरिटी के लेवल पे थे, मतलब इसी धरती पे पहले पहले पैदा होते रहे होंगे और उन लोगों ने पहले से ही आध्यात्मिक ज्ञान लेते हुए लिए होंगे, तो उन्होंने यहाँ दोबारा जन्म लिए, दोबारा जन्म लेके अवतार लेके फिर उन लोगों ने सीखने सिखाने का काम आगे बढ़ाया, ठीक है। और उन्होंने वो काम भी किया जो कि क्या कहते हैं, कई लोग उस टाइम पर ऐसे थे जो स्पिरिचुअलिटी में थे, कुछ लोग नहीं थे, लेकिन उन लोगों को भी स्पिरिचुअलिटी में लाने का काम किया। ऐसे बहुत सारे हैं, हम किसी एक का नाम नहीं लेंगे क्योंकि किसी भी एक का नाम लेना ना बेसिकली उनकी भी आज़ादी का उल्लंघन है। हालांकि पिछले लोगों के बारे में बात हो रही है, उसमें आज़ादी का उल्लंघन नहीं होता,
लेकिन फिर भी किसी एक का नाम लेने का क्या फ़ायदा जब आई ही इतने सारे हैं। हमारे लिए तो सारे ही बराबर हैं। हर किसी ने कुछ ना कुछ अच्छा ही सिखाया है हम लोगों को। तो जिससे जो सीख सकते हो उससे वो सीख लो। और फिर वो ये कह रहे हैं कि ये हमारी तरफ से संकेत थे कि हमारे लोग अब तुम्हारी धरती पर आएंगे सीखने सिखाने के लिए तुम्हें, और आते ही रहेंगे, और टाइम टाइम पर आएंगे। और तुम्हें उन लोगों के साथ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सीखने को मिलेगी कि भाई स्वतंत्र इच्छा, ये जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्री विल अगर तुम लोग सीख गए ना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ज़िंदगी को जिया कैसे जाता है। और आगे आने वाले जो वॉन्डरर्स हैं उनके बारे में भी उन्होंने कर दिया क्लियर कि अब जो आएंगे ना वॉन्डरर्स, वो तुम्हें स्पेसिफिक जानकारियां देंगे जितने भी हमारे भेजे हुए होंगे। और ये भी कि ये जो क्रिया जो है ना, एक्शन, ये इससे पहले सोच होनी चाहिए। यानी अगर आपके पास सोच है ना और आपने एक्शन नहीं लिया, तो उस सोच का भी कोई फायदा नहीं है। सोचना और उसके बाद एक्शन लेना, ये दोनों ही चीज़ें साथ साथ होनी चाहिए। और ये बात दोस्तों यहाँ पर रा ने इसलिए कही है क्योंकि हमारी धरती पे ज़्यादातर ना ऐसा देखा भी गया है कि लोग सोचते तो रहते हैं पर एक्शन नहीं लेते। तो इस बारे में रा जो कहना चाह रहे हैं, रा ये कहना कह रहे हैं कि भाई देख, जो तू सोच रहा है अगर तू एक्शन नहीं लेगा, मतलब तू कर्म नहीं करेगा, तो तुझे कैसे पता चलेगा कि ये सही है या गलत है। सही और गलत केवल दो चीज़ों के ऊपर निर्धारित है कि क्या तुझे अच्छा लगा और क्या नहीं लगा। लेकिन जो तुझे अच्छा नहीं लगा वो हो सकता है किसी और को अच्छा लगे। रा ने एक सेशन के अंदर बोला था ये। तो हमेशा जो सोच है ना, एक बार करके देख लो। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये सही नहीं है तो पीछे हट जाना। हाँ, लेकिन किसी भी कर्म को करने से पहले इस चीज़ का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि भाई कहीं इससे दूसरों की आज़ादी का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। कोशिश अपनी तरफ से पूरी करनी चाहिए कि मेरी वजह से किसी की फ्री विल का इन्फ्रिंजमेंट ना हो। और इसके दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1, या तो आप पूछ सकते हो, और तरीका नंबर 2, या आप मांग सकते हो। मतलब पूछ लो कि भाई ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, पूछ लो। और दूसरा, किसी से मांग सकते हो। इस केस में दूसरे वाले की आज़ादी का उल्लंघन नहीं होगा। अगर उसकी इच्छा होगी तो कर देगा, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, छोड़ दो। लेकिन एक्सपेक्टेशन मत लगा के रखो कि हाँ यार वो कर ही देगा ऐसा। अगर आपने एक्सपेक्टेशन लगाई तो आपके अंदर दुख आएगा। ठीक है, तो दुख से बचने का सबसे बढ़िया तरीका जो है ना, वो ये है कि एक्सपेक्ट मत करो। ये सोच के करो कि भाई मैं अपनी फ्री विल एक्सरसाइज कर रहा हूं, देखूं क्या होता है। तो उस केस में क्या होता है ना, आप सीखते चले जाते हो, तेजी से आपकी लर्निंग होती है, क्योंकि आपके लिए सारी चीज़ें एक लर्निंग का हिस्सा हो जाती हैं। ये तरीका हम लोगों ने इसी बुक से सीखा था, तो हम लोगों ने आप लोगों को पहले ही बता दिया। तो खैर आगे डॉन कहते हैं, मैं सोच रहा हूं कि क्या इब्राहिम लिंकन संभवतः एक घुमक्कड़ हो सकते थे, यानी क्या वो एक वॉन्डरर थे। तो रा कहते हैं यह गलत है। वह एक सामान्य व्यक्ति थे जो इस धरती का ही था, जिसने स्वेच्छा से अपने शरीर को छोड़कर जाना चुना था तथा किसी दूसरी इकाई को उसके शरीर में स्थायी रूप से उपयोग करने की अनुमति दी थी। घुमक्कड़ों के संदर्भ में यह बहुत ही दुर्लभ घटना थी। यदि आप घुमक्कड़ों के अवतार के बारे में बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं तो थॉमस और बेंजामिन के बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पर वही वाली बात हो रही है कि उसको लग रहा था डॉन को कि हो सकता है इब्राहिम लिंकन जो है वो एक वॉन्डरर हो, बट ऐसा नहीं था। इब्राहिम लिंकन ने अपना शरीर छोड़ दिया था, उनके अंदर एक वॉन्डरर की आत्मा आ गई थी। तो ये उनका एक पैक्ट हुआ था कि तुम मेरे शरीर से कर लो फिर काम, अगर तुम लोगों को करना है तो खैर आगे डॉन कहते हैं, मैं यह अनुमान लगा रहा हूँ कि आप थॉमस एडिसन और बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में बात कर रहे हैं। तो रा कहते हैं यह गलत है, हम थॉमस जेफरसन की बात कर रहे हैं, और दूसरा नाम जो तुमने बेंजामिन फ्रैंकलिन लिया है, हाँ वो सही है। तो उसको लगा था कि थॉमस एल्वा एडिसन की बात हो रही होगी यहाँ पे, जिसने बल्ब का वो किया था, क्या कहते हैं, इन्वेंशन किया था। तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि नहीं नहीं भाई, थॉमस जेफरसन जो तुम्हारे प्रेसिडेंट हुआ करता था उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो खैर आगे डॉन कहते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इब्राहिम लिंकन के शरीर का उपयोग करने वाली इकाई किस घनत्वता से और कहाँ से आई थी। तो रा कहते हैं यह इकाई चौथी कंपनता या कह लो कि घनत्वता की थी। तो डॉन कहते हैं मैं मान रहा हूँ कि वह सकारात्मक थी, यानी पॉजिटिव थी। तो रा कहते हैं हाँ यह सही है। तो आगे डॉन कहते हैं क्या उनकी हत्या किसी भी तरह से ओराइन समूह या किसी और नकारात्मक शक्ति से प्रभावित थी। तो रा कहते हैं हाँ यह सही है। तो डॉन कहते हैं पिछले करीब 30-40 वर्षों में हमारे लोग यूएफओ की घटना के बारे में काफ़ी जानने लग गए हैं। इसका असली कारण क्या था? मैं यह जानना चाहता हूँ कि यूएफओ की घटना हमारे इतिहास में होती रही है, परंतु इसका असली कारण क्या है कि पिछले 40 वर्षों में यूएफओ की घटना बढ़ गई है। तो रा कहते हैं महासंघ के स्रोतों ने जो जानकारियां एल्बर्ट आइंस्टाइन को दी थी उसका दुरुपयोग हो रहा था और विनाश के उपकरण बनने शुरू हो गए थे। उदाहरण के तौर पर
मैनहट्टन प्रोजेक्ट और उसके परिणाम। तो दोस्तों ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट आप लोगों को शायद पता ही होगा कि इसमें न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग हुई थी, और जब वो टेस्टिंग हुई थी उसके बाद फिर जापान में, आपको पता है हिरोशिमा नागासाकी वाला केस, जब वहाँ पे इन्होंने ये बॉम्ब ड्रॉप कर दिया था। तो उसी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो खैर आगे रहा कहते हैं, एक घुमक्कड़ जिसका नाम निकोला टेस्ला था, उनके द्वारा जो जानकारियाँ दी गई थी उनका भी संभावित विनाश के लिए उपयोग किया जा रहा था। उदाहरण आपका तथाकथित फिलाडेल्फिया प्रोग्राम था। तो दोस्तों इसके ऊपर एक मूवी भी है, फिलाडेल्फिया प्रोजेक्ट करके, और ऐसी करके कुछ है। तो आप लोग अगर देखना चाहें तो मूवी देख सकते हैं। और निकोला टेस्ला की एक किसी ने बना के डाल रखी है, आई थिंक यूट्यूब पे डाल रखी है, कहाँ डाल रखी है, अच्छी है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। और उसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हम लोगों ने देखा, और मतलब एक बार को कान से खड़े हो गए थे हमारे, कि निकोला टेस्ला ने जिस तरीके की टेक्नोलॉजी बना रखी थी ना, उसके अंदर रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसीज थी। मतलब अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे ना, तो वो अगर आपने बढ़ाते चले गए ना, तो वो किसी जगह पे भूकंप भी ला सकती है, भूकंप ला सकती है। क्योंकि जब वो खुद भी टेस्ट कर रहा था ना, तो उसके आसपास के जितने एरिया थे ना, वहां पे भूकंप ले आया था वो। और उसने क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, टूट गई थी जमीन, मतलब उखड़ गई थी पूरी की पूरी जमीन। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि इसका क्या प्रयोग हो सकता है। तो समझदार को समझाने की ज़रूरत नहीं है, समझदार तो समझदार ही होता है। तो खैर आगे रहा कहते हैं, इस प्रकार हमें यह मजबूत आवश्यकता महसूस हुई कि हम जो महासंघ से हैं, अपने विचार रूपों को शामिल करके इन विकृतियों को संतुलित करने में किसी भी प्रकार से अपनी सेवा दे सकें तथा ग्रह की सहायता कर सकें। तो दोस्तों वो यही कह रहे हैं कि इन 40 सालों के अंदर ये जो ड्रामा हुआ ना, उस वजह से हम लोग को अपने यूएफओज ले लेके तुम्हारे आसमान में दिखने शुरू हुए हम लोग, ताकि तुम लोगों को बता सकें कि भाई एक बार जरा ट्रुथ की तरफ तुम पहुंचो, तुम एटलीस्ट क्वेश्चन तो करो। तुम क्वेश्चन करोगे तो हम तुम्हें आंसर देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सवाल तो करो। तो इस वजह से सारी की सारी चीज़ें होनी शुरू हो गई थी। तो खैर अगला सवाल डाउन करते हैं, फिर आपने क्या किया? मैं मान रहा हूं कि यूएफओ की घटना के द्वारा आपने रहस्य पैदा किया और फिर टेलीपैथी द्वारा कई सारे संदेश भेजे, जो कि निश्चित तौर पर एक के कानून के तहत या तो स्वीकार कर लिए जाते हैं या फिर अस्वीकार हो जाते हैं। इस तरह यहाँ के लोग गंभीरता से यह सोचने लगते हैं कि जो भी वह कर रहे हैं उसका परिणाम क्या हो सकता है। क्या यह सही है? तो रा कहते हैं यह आंशिक रूप से सही है। ऐसी अन्य सेवाएं हैं जो हम कर सकते हैं। सबसे पहले आत्माओं का एकीकरण यानी इंटीग्रेशन। यदि आप अपने समय स्थान निरंतरता में परमाणु हथियारों का उपयोग करते हैं, यह महासंघ पहले भी कर चुका है। तो दोस्तों पता है यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये लोग? यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि अगर मान लो न्यूक्लियर बॉम्ब कहीं ड्रॉप होता है और न्यूक्लियर वेपन्स यूज होते हैं, और उसकी वजह से अगर आत्मा का होलोग्राम फट जाए ना, क्योंकि वो जो होलोग्राम होता है ना, जो अंदर आत्मा होती है जिसे स्पिरिट बोलते हैं बेसिकली, वो जो स्पिरिट होती है ना, वो भी अंदर कांप रही होती है, हम सबके अंदर कांपती हुई फील्ड होती है वो। और जब ये न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है ना, अब वो चाहे अब तो फ्यूजन आ गया है, वो तो उससे भी ज़्यादा डेंजरस है। फिजन में क्या होता है, वो फटता है ना जब, तो उसको ना होलोग्राम को फाड़ देता है। इसके लिए ना हम एक चित्र का इस्तेमाल करते हैं, ठहरिए। तो दोस्तों आपको याद होगा, हमने शुरुआती दौर में ये वाला जो लाइट बीइंग है, इनकी हम लोगों ने ये वो ली थी, क्या कहते हैं, इमेज से हम लोगों ने इसके ऊपर बात हुई थी। तो हमारी जो आत्मा होती है ना, ऑलमोस्ट ऐसी ही होती है, उसकी आंखें भी होती हैं, उसकी ये सारी चीज़ें होती हैं, वो एक होलोग्राम की तरह होती हैं, जैसी इसमें दिख रही हैं। तो होता क्या है, जब परमाणु बम फटता है ना, तो ये जो होलोग्राम है ना, ये भी फट जाता है। इतना इतना बुरा प्रभाव होता है इसका। तो जब ये फट जाता है, तो रा यहाँ पर यही कह रहे हैं कि हम इसको ठीक कर रहे होते हैं, क्योंकि ये रचयिता का हिस्सा है, रचयिता की सोच का हिस्सा है ये। ठीक है, जो मेन उसका होलोग्राम, ये रचयिता का ही होलोग्राम होता है एक तरीके से। तो जो रचयिता मतलब खुद होते हैं ये, तो अगर रचयिता ये है ना, और इसके अंदर अगर कुछ हो जाता है, तो ये रचयिता का नुकसान है। तो इसको भी रा इस लेवल पे पहुंच चुके हैं, उनकी नॉलेज इस ऐसी है, वो कहते हैं हम तो इसको भी ठीक कर देते हैं, क्योंकि उनको अपनी रोशनी का इस्तेमाल करना होता है इसको दोबारा जोड़ने के लिए, क्योंकि ये पूरा रोशनी का बना होता है। तो जहाँ जहाँ वो रोशनी कहीं पर भी कटी फटी होगी ना, वहाँ पर उस रोशनी को फिल करते चले जाते हैं, और जब फिल करते हैं तो ये पूरी की पूरी इमेज दोबारा की दोबारा वैसी हो जाती है, अलाइव एंड किकिंग। तो यहाँ पर डॉन कहते हैं, मैं पूरी तरह से समझ नहीं पाया कि आपके कहने का क्या मतलब है, क्या आप इसे थोड़ा समझा सकते हैं? तो रा कहते हैं, पदार्थों को ऊर्जा में बदलने वाली बुद्धिमान ऊर्जा का इस्तेमाल इन हथियारों में कुछ इस तरह होता है कि तीसरी घनत्वता के स्थान समय से
तीसरी घनत्वता के समय स्थान, जिसे आप स्वर्ग की दुनिया कहते हैं, उसमें परिवर्तन ट्रांजिशन कई मामलों में बाधित हो जाता है। इसलिए हम खुद को उन लोगों के रूप में पेश करते हैं जो स्थान समय से समय स्थान में परिवर्तन के दौरान आत्मा के एकीकरण को जारी रखते हैं। तो दोस्तों वो वही बात कह रहे हैं, कह रहे कि अगर ये होलोग्राम ही फट गया ना, जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे थे, अगर ये होलोग्राम फट गया ना, तो जो आत्मा है ना, जो ट्रैवल, अब ये लाइट है, रोशनी है, तभी तो लोग कहते हैं कि यार आत्मा दिखती तो है नहीं, दिखेगी कैसे? रोशनी की स्पीड से निकल जाती है वो बॉडी के अंदर से, इतनी तेजी से निकलती है कि आप कहाँ, आप रोशनी की स्पीड को अगर आप टच कर लोगे, बल्कि उससे भी तेज निकलती है, ये थॉट की स्पीड से निकलती है, तो आप कहाँ से देखोगे इसको? तो जब ये निकलती है तो रा यही कह रहे हैं कि जब ये फट जाती है ना, तो हम इसका एकीकरण कर रहे होते हैं यहाँ पे। यही बात रा ने यहाँ पे इस पर्टिकुलर, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही आपको बता दिया, तो इस पार्ट में रा ने इस बात को क्लियर कर दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जिसे आप स्वर्ग की दुनिया कहते हो ना, यानी ये जो एस्ट्रल प्लेन्स होते हैं, मतलब भाई पहले एस्ट्रल प्लेन में जाएगा, फिर मिडल वाले में जाएगा, फिर हायर वाले में जाएगा, हीलिंग होगी उसकी, हीलिंग होते हुए जब वो आगे निकलेगा तब जाके उस रोशनी के सामने खड़ा होगा, क्रिएटर की रोशनी के सामने। आपको याद होगा सिस्टम बताया था राने कि वो इतनी तीव्र हो जाती है कि फिर वो वहीं रुक जाता है, ठीक है, जहाँ पर उसको तीव्र लगने लग जाती है वो रुक जाता है। तो उस दुनिया में भी एंटर करना ना इसके लिए मुश्किल हो जाता है, इवन एस्ट्रल प्लेन्स के अंदर भी। तो इसलिए इनको ये काम करना पड़ता है ताकि वो पूरे प्रॉपर अपनी बॉडी उसकी वैसी की वैसी पूरी हो जाए, या आत्मा की पूरी बॉडी हो जाए, और फिर ये ट्रैवल करके आगे अपना जो फर्दर उसकी जर्नी है उसको कंप्लीट करे। तो खैर आगे डॉन कहते हैं, कृपया आप मुझे एक उदाहरण दे सकते हैं, जैसे हिरोशिमा और नागासाकी के बारे में, कि ये कैसे किया जाता है। तो रा कहते हैं, जो लोग घटना में नष्ट हो गए थे, रेडिएशन से नहीं बल्कि उस सदमे से जब यह ऊर्जाएं निकली, उन्होंने पाया कि वह न केवल शरीर आत्मा परिसर यानी कि शारीरिक रूप से, बल्कि उनकी आत्मा भी अव्यवस्थित हो गई थी, जिसे हम मन शरीर आत्मा परिसर के रूप में समझते हैं। वो पूरी तरह से व्यवस्थित हो गया था, उसमें पुनः एकीकरण रीइंटीग्रेशन की कोई संभावना नहीं बची थी। यह रचयिता का नुकसान होगा, क्योंकि यह रचयिता का ही हिस्सा है, इसलिए हमें घटनाओं को रोकने की अनुमति तो नहीं दी गई थी, लेकिन हम ये सुनिश्चित करते थे कि जो भी आत्मा देह त्याग कर यहाँ आए उन्हें बचाया जा सके। यह हमने उन घटनाओं में किया था जिसका आपने अभी उल्लेख किया है। बिना किसी आत्मा या उसका भाग या होलोग्राम या अनंत रचयिता के स्थूल जगत मैक्रोकॉस्मिक से सूक्ष्म जगत माइक्रोकॉस्म को खोए हुए, यानी कि रचयिता का कोई भी हिस्सा नहीं खोता है। तो दोस्तों वो वही बात कह रहे हैं, कि क्योंकि ये रोशनी की बनी होती है ना, इस वजह से हम लोग इसको रोशनी के तरीके से ठीक करते हैं पहले, और जब ये ठीक हो जाती है ना, फिर हम इसको आगे वो ट्रैवल करवाते हैं फिर। तो खैर अगला सवाल डाउन करते हैं, क्या कार्ला से खांसी कराने के बाद मुझे थोड़ा बता सकते हैं कि आपने इसे कैसे पूरा किया? तो रा कार्ला को अलाउ करते हैं, और वहाँ से लिखा हुआ है यहाँ पे खांसी, तो कार्ला खांसती है खो, फिर उसके बाद बात शुरू होती है। तो रा कहते हैं, अलग अलग आयामों में डायमेंशन के ऊर्जा क्षेत्र के समझदारी के कारण हम ऐसा कर पाए। ये ऊर्जा क्षेत्र जितने ऊंचे या ज़्यादा सघन होते हैं, वो नीचे के कम सघन ऊर्जा क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पता है वो क्या कह रहे हैं, ये जो एनर्जीज होती है ना, ये हायर से लोअर लेवल पे जाती हैं। यानी कि अगर हम इस पिक्चर को देखें ना, तो इस पिक्चर में अगर आप देखोगे ना, कहीं कहीं पे थोड़ी सी डेंस होगी, मतलब कहीं कहीं पे रोशनी ज़्यादा है, कहीं कहीं पे कम है। तो वो कहते हैं जहाँ पर ज़्यादा होती है ना, पहले हम वहाँ पर देख रहे होते हैं कि हाँ ज़्यादा कहाँ पर है, इसके अंदर कहीं कमी तो नहीं है। जब इसके अंदर देखते हैं ना कि इसके अंदर कहीं कमी नहीं है, तो फिर हम वो वाले हिस्सों को देख रहे होते हैं जहाँ पे कम कमी है, ठीक है, उसमें देख रहे होते हैं वहाँ पे कहाँ कहाँ पे वो दिक्कतें पैदा हुई हैं। तो ये हीलिंग के थ्रू होता है, ये इनकी एक रेस भी होती है, जिसे ये लोग बोलते हैं मास्टर हीलर रेस। वो ये काम कर देती है, आत्मा को भी ठीक कर देती है। अगर आत्मा के अंदर, जैसे आपने सुना होगा कुछ लोग कहते हैं कि यार मेरे जीवन में ऐसा दुख हुआ कि मेरी आत्मा को आघात हुआ है, तो जो आत्मा को आघात हुआ है ना, ये उसको भी ठीक कर देते हैं। चाहे फिर वो आपका रिलेशनशिप ब्रेकअप से हुआ हो, या किसी ने धोखा दिया हो, या कुछ भी किया हो, वो सारी की सारी चीज़ें ठीक कर देते हैं ये। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि बाहर से अंदर की तरफ आते हैं, पहले हम देखते हैं कि हायर पे क्या चल रहा है, फिर हम लोग देखते हैं इनर में अंदर क्या चल रहा है। और जितना अंदर अंदर घुसते जाते हैं तो हम एक एक कण तक जाके देख लेते हैं कि हाँ यहाँ पर दिक्कत है, तो उस कण में अगर ऊर्जा की कमी होती है तो वहाँ पे अपनी ऊर्जा डाल देते हैं। और मतलब ऊर्जा इसी, क्योंकि स्पेस टाइम के अंदर ही है, इसी हवा के अंदर है, कहते हैं वहाँ से खींची और इसके अंदर डाल दी, बस ऐसे करके, और फिर पूरा का पूरा होलोग्राम दोबारा सेट किया, और फिर वो आगे जाने के लिए तैयार। तो खैर अगला सवाल डाउन करते हैं,
सामान्य तौर पर आप कह रहे हैं कि आप धरती पर और उसकी आबादी पर परमाणु युद्ध तथा युद्ध के कारण होने वाली मौतों को होने देते हैं, पर आप ऐसी स्थिति बनाने में सक्षम हैं जहां यह मौतें ज़्यादा दर्दनाक ना हों। या फिर मैं ये कहूँ कि स्वर्ग या एस्ट्रल वर्ल्ड में प्रवेश करने के लिए वह इकाई चाहे गोली से मरे या फिर बुढ़ापे से, आप इनमें हस्तक्षेप नहीं करते हैं। क्या यह सही है? तो रा कहते हैं यह गलत है। यह तो और भी दर्दनाक होगा। हालांकि वह इकाई एक इकाई बनी रहेगी। तो दोस्तों वो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि हम लोग तुम्हें बिल्कुल ही ऑल आउट न्यूक्लियर वॉर पे जाने देंगे। ज़्यादा हीरोगिरी दिखाई तो फिर हम कर भी देंगे ठीक सारा मामला जैसा भी होता है। तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि हालांकि हम ये कोशिश ज़रूर करते हैं कि अगर एक वन ऑफ केस में अगर ऐसा हो जाए तो जो इकाई यानी जो होलोग्राम है उसके अंदर की जो आत्मा है वो एक होलोग्राम की तरफ बिल्कुल बनी रहे। अगर ज़्यादा होशियारी दिखाई तो फिर होशियार तो हम भी बहुत हैं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो आओ होशियारी होशियारी खेल लेते हैं फिर। तो खैर अगला सवाल डॉन करते हैं। क्या आप मुझे उन इकाइयों की स्थिति बता सकते हैं जो नागासाकी और हिरोशिमा में मारे गए थे? इस वक्त उनकी क्या स्थिति है? तो रा कहते हैं इस ट्रॉमा के कारण अभी तक पूरी तरह से उनका इलाज शुरू नहीं हो पाया है। उनकी जितनी हो सके मदद की जा रही है। तो दोस्तों 1940 ये 1981 में हुई थी ये बुक, ठीक है। 1942 या पता नहीं 48 में 47 में शायद आई थिंक ये हुआ था। डेट एग्जैक्टली हम लोगों को याद नहीं है, जब भी हुआ हो। खैर तो इतना पुराना टाइम हो गया, वो कह रहे हैं अभी तो इलाज शुरू भी नहीं हो पाया है। इलाज तो बहुत बाद की बात है, पहले तो वो अपनी चेतना में तो आए, वो निकल के जो आत्मा जो होती है वो उसकी भी अपनी चेतना होती है, ठीक है ना। इसी चेतना का हिस्सा होती है, इसी कॉन्शियसनेस की फील्ड का हिस्सा होती है वो भी। तो कहते हैं पहले वो इस चेतना से अपने आप को जोड़े तो सही। कह रहे जब वो जोड़ेगी तब तो हम इलाज कर पाएंगे उसका। तो इतना विभत्स हो सकता है एक न्यूक्लियर वॉर, जिसको हम लोग बोल देते हैं ना आराम से बड़े कि मार दो इनके ऊपर न्यूक्लियर वॉर, खत्म करो इसकी इनकी कंट्री। बड़ा आसान है बोलना, इस लेवल का होता है वो युद्ध और इस लेवल पे जाके असर पड़ता है उसका आत्मा पे। तो इसलिए अगर कभी भी मांगो ना दोस्तों, हम आपको खैर ये तो नहीं कह सकते आप क्या मांगोगे क्या नहीं मांगोगे, लेकिन कभी भी इस तरीके की चीज़ें मांगनी भी नहीं चाहिए किसी के लिए भी, किसी दुश्मन के लिए भी नहीं मांगनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि उसका उसका जो ट्रॉमा होता है ना वो इस लेवल का होता है। तो खैर दोस्तों इस सत्र को अभी हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि ये सत्र लंबा हो सकता है। तो इसको हम अगले सत्र में कंटिन्यू करेंगे। और जैसा कि राह कहते हैं, अब हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आदने हमारे दोस्तों, आदने वासु। धन्यवाद।